अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। कटहल की बागवानी करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। सोलर स्प्रेयर पंप का प्रयोग किसानों के लिए लाभकारी। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के किसानों को सलाह। हमारे राज्य के जिन किसानों के पास कटहल के बाग हैं, लेकिन इन बागों से गुणवत्ता युक्त कटहल की अधिक पैदावार वही प्राप्त कर पाते हैं जो इन फल बागों का प्रबंधन उचित तरीके से करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम मंगला जिला बिलासपुर के प्रगतिशील किसान राकेश कश्यप से, जिन्होंने 9 साल पहले 2 एकड़ में कटहल का बाग लगाया था और आज वह उससे अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं कटहल की सफल बागवानी के बारे में। कटहल और मोंगरे की खेती है, 2 एकड़ है और इसमें 50 पेड़ के आसपास कटहल लगे हुए हैं और ये करीब लगे हुए 12 साल हो गए कटहल के पेड़। पौधों से पौधे की दूरी 30 फीट 35 फीट है। जैसा आप देख रहे हो अभी जो ये फल लगे हुए हैं, जैसे जो पेड़ विशाल हो गए हैं, थोड़ा बड़े विशाल पेड़ हो गए हैं, उनमें 1.5 कुंटल तक फल लगा हुआ है और जो कोई पेड़ नॉर्मल है, छोटे हैं, इसी में 100 किलो फल लगे हुए हैं। इस पेड़ में कम से कम 2 कुंटल फल लगे हुए हैं। जब पेड़ विशाल हो जाएगा तो और फल ज़्यादा देगा, 1.5 कुंटल से भी ज़्यादा फल फलेंगे इसमें। ये फल अभी 20-25 रोज पहले से चालू हुए हैं और ये मार्च अप्रैल मई जून धीरे धीरे कटते रहे थे 4 महीना। अपन इसको एवरेज लेंगे तो 12 रुपये मान सकते हैं, शुरू से आखिरी तक 12-14। क्योंकि क्या होता है, हम लोग थोक में बेचते हैं, थोक में 20 रुपये किलो बिकेगा, तो आप अगर चिल्लर में खरीदने जाओगे तो वो चीज़ आपको 40 रुपये में मिलेगी। इसमें नवंबर माह में खर्च करते हैं, लेबर लगा कर खाद पानी सब डालते हैं तो खर्च आ जाता है 20-25 हज़ार रुपये। बाकी किसान भाई लोग अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं अगर अपने प्लाट के किनारे किनारे भी लगा दें तो। यह किसान 12 साल पुराने कटहल के प्रति पौधे से औसतन 150 किलोग्राम फलों का उत्पादन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इनको कटहल के 50 पौधों से कुल 7,500 किलोग्राम कटहल फलों का उत्पादन प्राप्त हुआ और उस प्राप्त उत्पादन को 12 रुपए प्रति किलो के औसत बाजार भाव पर बेचते हैं। तो इनको कटहल के 50 पौधों से 90,000 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है तथा 25,000 रुपए का कुल खर्च होता है। अब यदि इनकी कुल आय में से कुल खर्च को घटा दिया जाए तो इनको प्रति वर्ष 65,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है। इसके अलावा इन्होंने कटहल के पौधों के बीच खाली पड़ी जमीन पर मोंगरा फूल की खेती भी की है, तो उससे उनको प्रति वर्ष 50,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से इनको 2 एकड़ खेत से 1,15,000 रुपए का कुल शुद्ध लाभ प्रति वर्ष प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, कटहल के पौधों से अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस किसान ने कटहल के पौधों का प्रबंधन कैसे किया, आइए जानते हैं उन्हीं से। कटहल पेड़ का रख रखाव है कि नवंबर माह में
ये होगा नवंबर में कटाई छटाई। ज़्यादा जो डंगाले नीचे लहस जाती हैं टहनियाँ, उनको हम लोग काट छाँट कर देते हैं। हाँ, नवंबर में काट छाँट और दिसंबर में खाद पानी वगैरह सब दे के। कटहल के चारों ओर थाला बना करके पर पेड़ में कम से कम 20 किलो गोबर खाद, कम से कम 5 किलो राखड़ पोटास, 2-3 किलो यूरिया, गोबर खाद, राखड़ पोटास और यूरिया, ये सब खादें मिला करके थाला बना करके उसको ढक देते हैं। मिट्टी ज़्यादा ऊपर नहीं पाटते हैं, हल्का। ये है कि हल्का मिट्टी पटाई होता है जिसमें खाद लोग, जो खाद हम डाले रहते हैं कंपोजिट खाद, राखड़ पोटास, वो दब जाए बस। ढकने के बाद पानी देते हैं। पानी चूँकि ये मोंगरे के अंदर लगा हुआ है कटहल, मोंगरे के साथ ही ये पानी पाते रहता है। 2 रोज 3 रोज में पानी पलते रहता है। ये उसी से क्यारी में ही लगा हुआ है, क्यारी में ही पानी जाता है और ये पर्याप्त पानी पाता है। फूल को 1 रोज 1 दिन के बाद पानी देना पड़ता है। तो फूल में पानी चलता है, उसी क्यारी में कटहल भी है और कटहल भी पानी पाता है, फूल भी पानी पा रहा है, कटहल भी। फल तो ऐसे जो फल सही साट लगने वाला होगा कटहल में वो नहीं झड़ता। कटहल के छोटे छोटे फूल आते हैं पहले चरण में, वो झड़ते हैं, नहीं फल गिरने की समस्या नहीं आती कटहल में। कटहल में फिर जैसे दीमक ना लगे इसलिए हम फालीडाल पाउडर और चूने से पेड़ की पुताई करते हैं। फालीडाल पाउडर और चूना मिक्स से पेड़ की पुताई करते हैं। जैसे ये फसल लगी हुई है, ये एक्चुअली मोंगरे के अंदर में है। जैसे मोंगरे में हम कीटनाशक छिड़काव करते हैं तो इसमें भी कर देते हैं, दोनों में छिड़काव हो जाता है। जैसे किसी भाई का प्लाट है, अगर वो, जैसे हमने पूरे मान लो बगीचा बनाया हुआ है, अगर अगला किसान भाई बगीचा नहीं बनाना चाहता तो किनारे वो अपने लगा सकता है, बाउंड्री के किनारे किनारे कटहल पेड़। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सोलर ऊर्जा यानी धूप से मिलने वाली ऊर्जा भविष्य की जरूरत है। सोलर ऊर्जा से चलने वाली मशीनों को लेकर नए नए प्रयोग हो रहे हैं और इन्हीं में से एक है सोलर चलित स्प्रेयर पंप, जिसके प्रयोग से किसान कम लागत में आसानी से फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। इस सोलर चलित स्प्रेयर पंप की कार्यक्षमता तथा कार्यविधि के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मपाल गौतम से। किसान भाइयों, सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा है जो कम लागत और अपनी उच्च क्षमता की वजह से तेजी से मुख्य धारा का विकल्प बनती जा रही है। सौर ऊर्जा के जरिए कार्यस्थलों एवं घरों के उपयोग के लिए विद्युत उत्पादन के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से हम विद्युत चालित यंत्रों को चला सकते हैं और इन्हीं सब कारणों से कृषि कार्यों में भी अब सौर ऊर्जा से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग बढ़ा है, जिसमें से एक है सोलर स्प्रेयर मशीन। आइए जानते हैं इसकी कार्यविधि एवं लाभ के बारे में। स्प्रे करने के लिए विभिन्न प्रकार जो हमारे स्प्रे पंप प्रयोग किए जाते हैं, उनमें जो हम सोलर स्प्रेयर प्रयोग करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले हमारे पास हाथ से चलने वाले स्प्रे पंप आते थे और किसान पूरा दिन उसमें स्प्रे करके जब शाम को घर जाता था तो उसकी जो बाजुएं थक जाती थी। उसके बाद थोड़ी सी इसमें टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हुई तो कुछ पंप हमारे पास दूसरे उसमें जो बिजली से उसकी चार्जिंग होती थी, चार्जिंग वाले पंप आ गए। उसको जैसे हमारे मोबाइल चार्ज करते हैं उस तरह से उनको चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद उसकी जो बैटरी फुल हो जाती है उसके बाद उसका स्प्रे करते हैं। कई बार गांव में ऐसा भी है कि एक 2 दिन का कट हो जाता है कई बार, या कोई दिक्कत होगी, बिजली नहीं है और उसको मजबूरी में कहीं स्प्रे करना पड़ता है। तो इसमें जो सोलर स्प्रेयर हमारे हैं, ये हमारी धूप से जो सूर्य का प्रकाश है उससे ये इसका जो बैटरी है वो चार्ज होती रहती है। इसके साथ साथ अगर कहीं रात को कहीं भी स्प्रे करने की उसको जरूरत पड़े तो उसके साथ में एक LED ट्यूब उसके साथ होती है। तो उसके एक हाथ से उस ट्यूब को भी अपने हाथ से पकड़ के और स्प्रे अगर करना चाहे तो बड़े आराम से उन खेतों में अपने स्प्रे कर सकता है। उसको अपने जो पौधे हैं वो भी दिखते रहते हैं और स्प्रे भी बड़े आराम से कर लेता है। इसके अलावा जैसे अब आधुनिक युग है
मोबाइल का ज़माना है, हर वक्त जो किसान हैं बाकी आम लोगों की तरह आम पब्लिक से जुड़े हुए हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। तो अगर कहीं स्प्रे कर रहा है और कहीं इसकी मोबाइल की बैटरी कहीं ख़त्म हो जाती है, या कहीं कोई जैसे अकेला स्प्रे कर रहा है, कहीं बोर हो रहा हो और कहीं उसमें कोई जैसे दुनिया भर के गाने या अपने मनोरंजन के लिए उसमें साधन लगे होते हैं मोबाइल में, तो उसको चार्ज करने के लिए भी उसमें 3 तरह के हमारे उसमें वो पिनें लगी होती हैं। जिस भी तरह का मोबाइल किसान के पास हो, बड़े आराम से उसमें पिनों को लगा कर अपना उसमें उसको चार्जिंग कर लेता है। और जब ये सोलर बैटरी है एक बार जब फुल चार्ज हो जाती है तो 18 से 20 पंप बड़े आराम से किसान इसमें स्प्रे करता है। किसान भाइयों, सौर ऊर्जा का प्रयोग न केवल पर्यावरण के अनुकूल है बल्कि यह विश्वसनीय और लागत प्रभावी भी है। इनकी बनावट की वजह से इनके रखरखाव का खर्च भी कम है और इनकी खरीद पर भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा भी सब्सिडी दिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि अपने प्रदेश में सोलर स्प्रेयर मशीन पर कितना अनुदान देय है और किसान इसको किस प्रकार हासिल कर सकते हैं। इसकी जो इस वक्त जो हमारी पूरी कीमत है वो 3600 रुपए है और सभी किसानों के लिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी किसान हो, सभी को ये 50% अनुदान के ऊपर हम 1800 रुपए के सबको इसको स्प्रे पंप को दे रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। सीधा किसान हमारे पास आए और अगर ये हमें ये इसका एहसास हो जाता है कि ये किसान अपने खेतों में इसका प्रयोग करेगा तो उसका हम सिग्नेचर करा करके उसके पूरे उसका जो पूरी कीमत है, कितना हम उसको अनुदान दे रहे हैं, कितना फार्मर का शेयर है, वो लिख के उसके साइन करा करके उसको दे देते हैं। अब आइए आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान पारुल वर्मा से, जो कि पिछले कुछ समय से सोलर चलित स्प्रेयर पंप का प्रयोग कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। पहले जो हम पंप यूज़ करते थे वो बहुत टाइम लेते थे, मतलब टाइम ले रहे हैं। अब इतने बड़े बड़े खेत हैं, उसको उन पंप से पूरा स्प्रे कर पाना बहुत टाइम लेता था और हमारे पास इतना कई बार टाइम भी नहीं होता था। कॉलेज से भी आना, कुछ और भी काम होते थे तो नहीं होता था। लेकिन जब से ये पंप है तो बहुत हमारे काम, अब जैसे बड़े बड़े खेत हैं, काफ़ी जल्दी कवर भी हो जाता है और ये काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। अब कई बार ऐसा होता है, कई तूफान वगैरह चलता है तो बिजली वगैरह नहीं हो पाती, कई दिनों तक बिजली नहीं आती। तो इस स्प्रेयर ये ऐसा है कि चार्ज भी हो जाता है, धूप से चार्ज होगा तो हम अपने फ़ोन वगैरह भी इससे चार्ज हो जाते हैं। घर में अगर रोशनी नहीं है तो ये लाइट वगैरह का भी काम करेगा, क्योंकि इसमें LED प्रोवाइड की है तो ये बहुत ही कम लाइट यूज़ करता है और ज़्यादा देर तक हमें 10-12 घंटे तक हमें लाइट प्रोवाइड करेगा। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में तापमान बढ़ता जा रहा है। कभी तेज धूप रहती है तो कभी अचानक बादल छा जाते हैं। ऐसे बदलते मौसम में हमारे जो किसान भाई भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हैं, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मौसम में बदलाव के कारण भेड़ें बीमार हो जाती हैं। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए किसानों को मौसम के अनुसार भेड़ों का प्रबंधन करना चाहिए। तो इन प्रबंधनों में कौन कौन से पहलू अहम हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर R.K. अस्थाना। भेड़ का रखरखाव खास करके जो अभी मौसम चल रहा है, जैसे कि हम लोग का यह स्प्रिंग सीजन आता है मार्च से लेके अप्रैल तक, फिर उसके बाद से गर्मी के सीजन में जो मई जून का मौसम है उसमें किस तरह से देख रेख करना चाहिए। जैसे कि मार्च से अप्रैल तक में इस मौसम में गर्मी जस्ट आने वाली होती है, चरागाह में थोड़ी थोड़ी मात्रा में हरी घास मिल जाती है। रबी फसलों के कटाई के उपरांत खेत चराई के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो इसमें थोड़ा मोड़ा भेड़ों के प्रबंधन में आसानी रहती है और उनको कुछ न कुछ आहार मिल जाता है। किसान भाइयों, भेड़ पालन व्यवसाय से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि भेड़ों के आवास साफ सुथरे हों, आवास के आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी न हो। किसान भाइयों, जैसा कि किसी भी पशुपालन व्यवसाय में आहार प्रबंधन एक प्रमुख कार्य होता है, क्योंकि सही आहार प्रबंधन न होने पर इनसे अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। तो किस प्रकार करें भेड़ों का उचित आहार प्रबंधन, जिससे कि आपको अधिक लाभ मिल सके? आइए जानते।
भेड़ों का आवास का भी इस मौसम में, गर्मी के मौसम में खास ध्यान रखना होता है कि इस जो जैसे कि रात का समय हो जिसमें अधिकतम खुला हो, रात के समय अधिकतम खुला होना चाहिए तथा हवा जाने आने का पर्याप्त उसमें जगह हो ताकि क्रॉस वेंटिलेशन होते रहे। क्योंकि भेड़ें जब होती है शाम में, जब वो रेस्पिरेशन करेंगी तो अगर बहुत आवास बढ़िया से खुला नहीं रहेगा तो उनको परेशानी होगी। दिन के समय में भेड़ों को छायादार जगह पर रखना चाहिए एवं धूप में, दोपहर के समय में धूप में उनको नहीं चरने देना चाहिए। ऊन की कटाई भी कर लेनी चाहिए ताकि आगे का जो मौसम और गर्म होने वाला है उसमें गर्मी से भेड़ों को बचाया जा सके। ऐसे भी भेड़ों का जो कटाई हम लोग कहते हैं करवाने के लिए जो समय है वही मार्च अप्रैल का समय है और साथ में सितंबर या फिर आगे सितंबर अक्टूबर के समय में भेड़ों का जो ऊन है उसकी कटाई कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जैसे मई जून का जो महीना होता है इसमें अधिक और तापमान बढ़ जाता है, दिन का तापमान और बढ़ने लगता है, चारागाह में हरी घास की कमी हो जाती है तथा चारागाह जैसे दम प्रति जमीन की तरह दिखने लगती है। जैसे रबी फसलों का जो कटाई के बाद थोड़ा बड़ा जो बचा हुआ अवशेष होता है वही भेड़ों के भोजन के लिए मिलता है। इस अवस्था में हमें दाना या साइलेज मुख्य रूप से भेड़ों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि भेड़ों का पर्याप्त उनको जो पोषण मिलना चाहिए वो मिल सके। भेड़ों का आहार बहुत महत्वपूर्ण है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। भेड़ों का आहार इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें लगभग 70 से 75% ऊर्जा का स्रोत हो और 16 से 18% इसमें पाच्य प्रोटीन हो। इस तरह का आहार हम लोगों को भेड़ों को उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि अगर हम इस तरह का आहार बनाना चाहें तो उसमें अनाज का दर्रा 40 भाग ले सकते हैं, सह अनाज जैसे चोकर वगैरह है उसका 30 भाग ले लें, मूंगफली की खली हो या तीसी की खली हो वो 27 भाग ले लें, मिनरल मिक्सचर 2 भाग ले लें और नमक 1 भाग ले लें। इसको मिला करके हम भेड़ों के लिए दाना तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस समय चारागाह में हरे चारे की कमी हो जाती है इसलिए इनको दाना देने की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रति वयस्क भेड़ जिसको 250 से 300 ग्राम अगर हम प्रतिदिन दाना देंगे तो इससे उनके जो शरीर की रक्षा है वो हो जाएगी। साथ साथ जो दुधारू एवं गर्भित भेड़ें हैं उनके लिए थोड़ी सी अधिक इसकी मात्रा चाहिए, लगभग 400 से 500 ग्राम अगर हम इसको उपलब्ध कराएं तो ये भेड़ें इसको खा करके स्वस्थ रहेंगी। खास करके चूँकि गर्मी के समय आता है और काफ़ी तेज़ धूप होती है तो इसलिए भेड़ों को सुबह और शाम ही चराई में ले जाना चाहिए तथा प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर साफ एवं ठंडा पानी 2 से 3 बार भेड़ों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सके। भेड़ पालन व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय है जो कि सीमांत और भूमिहीन किसानों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का बेहतर साधन है। लेकिन इसमें कई बार विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। इसका समय रहते नियंत्रण न करने से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कौन से हैं वे रोग और उनकी रोकथाम किस प्रकार करें, आइए जानते। दिन के तापमान बढ़ने के साथ ही एक और समस्या आती है भेड़ों में, जैसे परजीवी की समस्या। खास करके परजीवी का संक्रमण बढ़ जाता है, बाह्य जो परजीवी होते हैं, अतः भेड़ों को परजीवी से बचाव के उपाय करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक जो भेड़ों में काफ़ी ही महत्वपूर्ण बीमारी है एंटेरोटॉक्सीमिया की बीमारी, वो भी इस मौसम में होने की संभावना रहती है, तो इसका टीकाकरण करा लेना चाहिए। भेड़ों को जो बाह्य परजीवी है उससे भी बचाने के लिए जो मैंने अभी पहले बताया है कि भेड़ों को बाह्य परजीवी काफ़ी अभी परेशान करते हैं, तो इनको बचाने के लिए बाह्य परजीवी नाशक जो दवाएं हैं, आजकल काफ़ी दवाएं जो बाजार में पड़ा, साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, मालाथियान है, तो इसके घोल से अगर नहला दिया जाता है तो भेड़ों को जो बाह्य परजीवी है उससे छुटकारा मिल जाता है। एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, चूँकि बरसात का मौसम इसके बाद शुरू होता है, जो वैक्सीनेशन होना चाहिए भेड़ों का, जैसे एंटेरोटॉक्सीमिया का हो गया। इसके अलावा और भी जो बीमारियां होती हैं जैसे कि एफएमडी होता है, इसके अलावा आपको एचएस और बीक्यू, ये आजकल कंबाइंड टीका आता है एचएस बीक्यू एफएमडी का। अगर हम टीका लगवा दें, साथ साथ एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका लगवा दें तो भेड़ों को हम जो जानलेवा बीमारियां हैं उससे हम भेड़ों को बचा सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी। इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र सीहोर, जबलपुर, मुरैना और रायपुर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। मौसम को देखते हुए ऐसी फसलों को तुरंत कटाई, मढ़ाई एवं सुखाई कर लगभग 10% नमी पर भंडारण कर सुरक्षित रखें। पानी की समस्या को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सबसे गहरे खेत की मेड़ बंदी कर वर्षा जल को खेत में रोकें एवं गांव के आसपास के नालों में जगह जगह बोरी बंधान का कार्य करें। कृषक बंधु अपने खेतों की मिट्टी की उर्वरता की जांच हेतु विधिवत मिट्टी नमूने लेकर अपने खेतों की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। जांच हेतु नमूने कृषि विभाग के अधिकारी के सहयोग से निकटतम मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला में पहुंचाएं। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई 3 वर्ष में एक बार अवश्य करें। अच्छे उत्पादन हेतु ये आवश्यक है। पिछले दिनों बादल युक्त मौसम रहने के कारण आम के तने का चारों ओर मिलीबग, हॉपर, माइटस आदि से बचाव के लिए गुड़ाई करने के लिए क्लोरपाइरिफॉस 1.5% डस्ट प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें तथा तने के चारों ओर चिपचिपी पट्टी यानी टीन की चद्दर पर ग्रीस लगाकर चिपकाएं। नवीन रोपित बागवानी उद्यानिकी में पौधों को उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देकर निराई गुड़ाई कर थाला बनाकर सिंचाई करें एवं पौधों को हवा से टूटकर बचाने के लिए सहारा दें। खुरपका, मुंहपका एवं एक टंगिया रोग के फैलने के आसार हैं। टीकाकरण पशु चिकित्सक की सलाह से करवाएं। पशुओं के लिए हरे चारे की मई-जून माह में उपलब्धता हेतु ज्वार चरी की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मुर्गियों एवं पशुओं के बछड़ों को पानी पिलाएं एवं लवण युक्त आहार दें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ खिलावें। इनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज, लवण एवं एंटीबायोटिक्स का समावेश करें। ब्रीडर चूजों एवं मुर्गियों को बीमारी से बचाने के लिए बिछावल डालें तथा बार बार बदलते रहें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किरावली, जिला मुरैना के कृषक मुरारी धाकड़ ने। या ककड़ी में लगने वाले फल मक्खी कीट के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी धाकड़ जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, अभी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे मुख्य रूप से आपने करेला है, टिंडी है, लौकी है, तरोई है, तो इनमें मुख्य रूप से जो कीटों की समस्या रहती है उनमें मुख्य रूप से फल मक्खी है या जिसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, उसकी मुख्य रूप से समस्या रहती है। किसान भाइयों, यह जो मक्खी होती है यह मुख्य रूप से आपके गर्मी के समय ज़्यादा सक्रिय रहती है और ठंड के दिनों में यह निष्क्रिय रहती है। कि फल मक्खी जो होती है वो क्या करती है कि अपने शरीर का पीछे का भाग मादा फल के अंदर घुसाकर या तो अंडे दे देता है या फिर जो पत्तियां होती है या फ्लावर पार्ट जो होता है उसके ऊपर एक एक कर अंडे दे देती है। और करीब एक मादा जो है किसान भाइयों आप देखेंगे कि करीब 300 से 400 अंडे दे देती है। और अंडों से किसान भाइयों आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में वो अंडे मेगट में या जिसको आप लट कहते हैं उसमें बदल जाते हैं। और ये जो मेगट जो होता है वो अंदर ही अंदर फल को खाता है। तो उससे क्या होता है कि जो तरुण फल हैं, जो छोटे फल हैं, वो तो आप देखेंगे शुरुआत की अवस्था पे ही गिर जाएंगे। और अगर थोड़ा बहुत पक गया है फल और उस फल को अगर आप देखेंगे तो जब वो फल काढ़ा हो जाता है तो उसमें से वयस्क निकलकर पुनः आपके फलों पर अंडे दे देगा। बाजार गुणवत्ता भी कम हो जाएगी। किसान भाइयों यह ध्यान रखें कि जैसे ही फल मक्खी से ग्रसित फल दिखे उसको आप इकट्ठा कर आप उसको जमीन के अंदर आप इसको गाड़ देवें। इसमें प्रतिरोधी किस्में भी काम में ले सकते हैं। या तो आप ट्रैप लगा सकते हैं। इस ट्रैप को लगाने के लिए घर पर आप 1 लीटर की बोतल लेके उसमें 3 इंच के ऊपर से हिस्सा छोड़ के उस पर आप चाकू की सहायता से 3 खिड़कियाँ 1 इंच की बना लें और फिर उसमें एक ल्यूर लगा दें। तो लगाने का समय यह रहता है कि जो ट्रैप आप लगा रहे हैं इस ट्रैप को आपको फ्लावरिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक इसको लगाना है। और इसमें जो आप ल्यूर लगा रहे हैं उसको 30 से 40 दिन बाद आपको वापस बदलना है। और
जो संख्या की बात करो तो 6 से 10 प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इनको ट्रैप को लगाना है। और उस ट्रैप को जब लगा रहे हैं तो नीचे में करीब पाव भर के आसपास उसमें पानी भर देना है और उसके अंदर आप 1-2 बूंद आप DDP के डालते हुए और फसल से इसको हमें 1 फीट ऊपर इसको लगाना है। और ये जरूर ध्यान रखें किसान भाइयों की जितनी फसल की अवस्था है तो कम से कम एक बार अगर फसल की देखें तो 18 से 30 हमें ट्रैप ल्यूर की आवश्यकता पड़ती है। या फिर अगर रासायनिक नियंत्रण की अगर बात करें किसान भाइयों तो फूल आने से पहले हमें किसान भाइयों डाइमेथोएट 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। या फिर हमें मेलाथियान को 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से फूल आने के बाद या फल जब लग जाए उस वक्त हमें इसका स्प्रे करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बैकयार्ड मुर्गी पालन करके एक गांव के किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त करने हेतु पान बरेजा में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@network18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।